आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केसीआर ने हैदराबाद और रियासत भर में हुई बारिश की तबाही से उन्हें वाकिफ करवाया और माली इमदाद की दरख्वास्त की। इसके अलावा दीगर मसाइल पर नरेंद्र मोदी से तबादला ख्याल करते हुए उन्हें एक याददाश्त पेश की। दोनों कायदीन के दरमियान करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इससे कबल चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज मरकजी वजीर शहरी हवाबाजी और शहरी तरक्यात हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करते हुए रियासत में नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट के क़याम की इजाज़त देने की दरख्वास्त की। उन्होंने 6 नए डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की लिस्ट भी हवाले की। दिल्ली के दौरे में मसरूफ़ चीफ मिनिस्टर केसीआर दूसरे दिन रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और आला ओहदेदारों के साथ हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की और उन्हें डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के क़याम की इजाज़त देने की ख्वाहिश करते हुए एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की। चीफ मिनिस्टर ने मरकज़ी वज़ीर को बताया कि 2014 में तेलंगाना की तश्कील के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत में 5 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के क़याम की मंजूरी देने की दरख्वास्त की थी। बाद अज़ां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रियासती हुकूमत की दरख्वास्त पर मुजव्वज़ा मकामात का दौरा करते हुए वहाँ की ज़मीन की सतह, मिट्टी का टेस्ट और दीगर उमूर की जांच के बाद एक मुसव्वदा रिपोर्ट तैयार की। अभी ख़तई रिपोर्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी नहीं हुई। इस रिपोर्ट की इजराई के बाद ही रियासत में डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स के क़याम को यकीनी बनाया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर ने मरकज़ी वज़ीर को बताया कि तेलंगाना रियासत में दारुल हुकूमत हैदराबाद में छोड़कर रियासत के दीगर अजला में कहीं भी एयरपोर्ट की सहूलत नहीं है। रियासती हुकूमत 6 अजला में एयरपोर्ट कायम करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में अराजी की भी निशानदही की गई है। इन मुकामात में पेद्दापल्ली में, बसंत नगर, वरंगल अर्बन में, मामनूर, आदिलाबाद में, जुकरानपल्ली, निज़ामाबाद ज़िले में, देवरकद्रा ज़िले महबूब नगर और भद्रादरी कोत्तागुडम ज़िले शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि नए एयरपोर्ट के क़याम के सिलसिले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन से भी मुशावरत की गई और 2018 में रियासती हुकूमत ने अथॉरिटी को एक मकतूब भी रवाना किया था। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर से ख्वाहिश की कि नए एयरपोर्ट्स के क़याम के अमल में तेज़ी लाएँ। एयरपोर्ट्स के मकामात को खतिया देने के लिए सिंगल विंडो तरीक़ेकार पर तमाम इजाज़तनामे जारी किए जाएँ। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि नॉन शेड्यूल ऑपरेटर्स परमिट की सरगर्मियों को शुरू करने के लिए रियासती हुकूमत अपने ज़ाती अखराजात से बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए तैयार है। रियासती हुकूमत ने सनतों के क़याम के इजाज़तनामों के लिए मुतारिफ़ करदा TSI पास को महकमे सयाहत से मरबूत किया। शहर के बेगमपेट में वाक़े टूरिज़म प्लाजा होटल में वज़ीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने TSI पास वेब पोर्टल से मरबूत सयाहत की खिदमात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महकमे सयाहत को TSI पास वेबसाइट से मरबूत किया गया है, जिससे महकमे सयाहत को सिंगल विंडो तरीक़ेकार पर मुख्तलिफ इजाज़तनामे जारी करने में आसानी होगी। इस तरीक़ेकार के ज़रिए होटल्स, ट्रैवल एजेंसीज़ और इवेंट्स के इजाज़तनामों और रेन्यूअल भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये वेबसाइट काफ़ी सूदमंद साबित होगी। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि होटल क़ायम करने के लिए 15 अक़साम के इजाज़तनामे हासिल करने पड़ते हैं और इन इजाज़तनामों को हासिल करने के लिए 30 दिन दरकार होते हैं, लेकिन TSI पास वेबसाइट से मरबूत कर दिए जाने के बाद इन इजाज़तनामों को जल्द से जल्द जारी किया जाएगा और रेन्यूअल भी इसके ज़रिए मुमकिन है। इजलास में शरीक IT के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जय शरंजन ने कहा कि TSI पास के ज़रिए इजाज़तनामे आसानी से हासिल किए जा सकते हैं। गुज़िश्ता 6 साल के दौरान कई कंपनियों को इस तरीक़ेकार से इजाज़तनामे जारी किए गए, जिससे रियासत में कई सनतें कायम हुई हैं। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि इस आसान तरीक़े को महकमे सयाहत से मरबूत किया गया है। हमें उम्मीद है कि महकमे सयाहत में भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी होगी। TSI పాస్ లోకి టూరిజం సర్వీసెస్ ని గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఇప్పుడు లాంచ్ చేస్తున్నారు. ఇది దేశ టూరిజం చరిత్రలోనే ఒక మర్చిపోలేని మైలురాయి లాంటి సంఘటన. అనేక రకాల సంస్థలు ఇవాళ మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఈరోజు టూరిజం శాఖలో, టూరిజం డిపార్ట్మెంట్లో టూరిజం అనగానే చాలా దేశాలు టూరిజంలోనే బతుకుతా ఉన్నాయి. దుబాయ్ కానీ, మలేషియా కానీ, సింగపూర్ లాంటివి అయితే కంప్లీట్గా కృత్రిమంగా సృష్టించుకొని అక్కడ టూరిజంని డెవలప్ చేసుకొని
అనేక దేశాలను ఆకర్షిస్తూ ఉన్నాయి. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో న్యాచురల్గానే అనేక రకాలుగా చరిత్ర, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నదులు కావచ్చు, అడవులు కావచ్చు, సరస్సులు కావచ్చు, ప్రాంతం కావచ్చు, దేవాలయాలు కావచ్చు, టెంపుల్ టూరిజం కావచ్చు, మెడికల్ టూరిజం కావచ్చు, ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి దానికి న్యాచురల్గా అక్కడ పబ్లిక్ రావాలా పోవాలన్నప్పుడు ప్రధానంగా ఉండేటి వారి సొంత డబ్బులతోనే ప్రమోట్ చేసుకుని ఒక హోటల్ కట్టాలి, లేదంటే ఒక మంచి రిసార్ట్ కట్టాలి, ఒక ఈవెంట్ చేయాలి అన్నప్పుడు అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడేది. కానీ ఈరోజు అవన్నిటికీ పునఃస్థాపన పెట్టి ఒక చరిత్రాత్మకమైనటువంటి మార్పు మా కేటీఆర్ గారి ఐటీ పురపాలక శాఖ మంత్రి గారి సూచనల మేరకు మరి మేము మా డిపార్ట్మెంట్లో కూడా చాలా మంది హోటల్ యజమానులు హోటల్ కట్టాలంటే దాదాపు ఒక 15 రకాల అనుమతులు కావాలి. ఒక మున్సిపల్ వైపు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కన్స్ట్రక్షను, తర్వాత జిహెచ్ఎంసీ పర్మిషను, ల్యాండ్ యూజ్ చేంజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ యూజు, पब्लिकेशन सीएलयू पब्लिकेशन चार्जेस, नाला कन्वर्शन। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत रियासतों को जो फंड्स जारी करती है वो कोई भीख नहीं बल्कि रियासतों को हासिल होने वाला हिस्सा होता है जो रियासतों की जानिब से मरकज़ को भेजा जाता है। उन्होंने दुर्गम पहाड़ मार्केट कमेटी के अहदेदारों के जायज़ा हासिल करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने नए ज़रई क़वानीन को मंजूरी देते हुए किसानों की ज़िंदगियों को कॉरपोरेट इदारों के हवाले कर दिया है, इसीलिए लाखों किसान आज दिल्ली का मुहासरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए क़वानीन में अक़ल तरीन कीमतों को अदा करने का कोई जिक्र नहीं है। मुल्क के ज़रई शोबे को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले करना ही इन क़वानीन का मकसद है। वज़ीर ज़राअत ने मरकज़ी वज़रा और बीजेपी कायदीन के उन दावों को मुस्तरद कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों का एहतजाज सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर के किसान एहतजाज कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर मरकज़ अपने फैसले से दस्तबरदार नहीं होती तो किसानों की तहरीक में बीजेपी हुकूमत बह जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राअत के शोबे की तरक्की और किसानों की बहबूद के लिए कई इक़दामात कर रही है। मरकज़ की जानिब से 1 रुपये की इमदाद हासिल किए बगैर किसानों को हज़ारों करोड़ रुपए रैतु बंधु स्कीम के तहत तकसीम किए जा रहे हैं। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि हालिया बारिश और तूफ़ान से रियासत में 5000 करोड़ के फसलों को नुकसान हुआ और रिपोर्ट भी मरकज़ को रवाना की गई, लेकिन अब तक मरकज़ ने बारिश के नुकसानात का मुआवजा अदा नहीं किया। कमिश्नर रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट तेलंगाना व इंस्पेक्टर जनरल वी शेषाद्री ने स्टाफ से ख्वाहिश की है कि वो रात देर गए तक बशमूल 12 और 13 दिसंबर को दफातर में देर गए तक मौजूद रहें ताकि CRD सिस्टम में गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर अमल किया जा सके। उन्होंने इस खुसूस में जारी करदा मेमो में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार्स और सब रजिस्ट्रार से ख्वाहिश की कि वो 12 और 13 दिसंबर को दफातर में मौजूद रहें। शेषाद्री ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार से ख्वाहिश की कि वो सब रजिस्ट्रार के दफातर में सरगर्मियों पर नज़र रखें। तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत के बाद महकमे ने गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए स्लॉट की बुकिंग की सहूलत का गुज़िश्ता रोज़ ही आगाज़ किया। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने कमिश्नर खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अनुराग जयंती के काम की सताइश की। जयंती ने खम्मम शहर में KMC पार्क की तामीर और उसको खूबसूरत बनाने की तस्वीर KTR को ट्वीट की थी। KTR ने उनके इस ट्वीट पर उनके इस काम की सताइश की। ये पार्क खम्मम शहर के क़ल्ब में NSP केनाल बंड पर पटना प्रगति प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तामीर किया गया है। इसमें शमसी तवानाई, फवारा और दीगर चीज़ें हैं जो यहाँ आने वालों को राग़िब करती हैं। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर गुलाबी परचम लहराएगा। गुलाबी परचम तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS का रंग है। उन्होंने खम्मम में पार्टी के कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि जल्द होने वाले कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हुक्मरान जमात कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में पार्टी तमाम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी की कामयाबी के लिए मिलकर सख्त मेहनत करें। నిరంతరం వస్తూనే ఉంటాయి। గత 2 సంవత్సరాలుగా వచ్చిన ప్రతి ఎన్నిక, జనరల్ ఎలక్షన్ తర్వాత వచ్చిన పంచాయతీ ఎన్నికలు కానివ్వండి, లేదా పార్లమెంట్ ఎన్నికలు, దాని తర్వాత వచ్చిన జెడ్పీ ఎన్నికలు, మళ్ళీ మున్సిపల్ ఎన్నికలు, సొసైటీ ఎన్నికలు, వీటన్నిటినీ కూడా ఖమ్మం జిల్లాలో ఏకపక్షంగా గెలుచుకొని టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అద్భుతమైన విజయాలను అందించడం జరిగింది। ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికలు కూడా స్థానిక సంస్థలు।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद आज 7,15,94,726 हो गई है, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 16,04,359 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 98,26,775 हो गया, जबकि 1,42,628 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 2,77,151 हो गई है, जबकि 1,489 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 635 नए मामले सामने आए और 4 अफराद की मौत हुई है। रियासत में फिलहाल 7,670 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने मासाब टैंक में वाक़ महावीर हॉस्पिटल में सिटी स्कैन, मेडिकल शॉप और रिसेप्शन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वजीर सेहत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कम कीमत में तिब्बी खिदमात फराहम करने पर वजीर आला चंद्रशेखर राव ने महावीर हॉस्पिटल की ज़मीन की लीज़ को मज़ीद 30 साल की तौसी दी है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल इसी तरह से खिदमात अंजाम देते रहे तो हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन रहेगा। సౌకర్యాలు మెరుగుపరచడం కోసం ఇప్పటికి కూడా అనేక మంది ముందుకొచ్చి ఈ హాస్పిటల్లో ఇవాళ 32 స్లైసెస్ సిటీ స్కాన్ని, ఒక ఫార్మసీ యూనిట్ని, ఒక మంచి ఆడిటోరియంని, దీంతో పాటుగా ఇతరత్ర సౌకర్యాలు కూడా ఈరోజు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. నేను సంపూర్ణ విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను. రాబోయే కాలంలో ఇది మరింత అందాన్ని దిద్దుకొని మరింత అప్డేట్ అయి పేదలకి నాణ్యమైన ఉచిత వైద్యాలు అందించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. జైన్ సమాజం मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कोविड वबा के दौरान ESI हॉस्पिटल की खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा कि ESI हॉस्पिटल के डीन श्रीनिवास और उनकी टीम ने कोविड-19 के दौरान मरीजों की काफ़ी खिदमत की है। किशन रेड्डी ने आज इनोवेटिव पोर्टेबल पॉइंट ऑफ केयर यानी RT-PCR, रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, कोविड सेफ इंक्यूबेटर फॉर न्यूबॉर्न बेबीज़ और राउंड द क्लॉक इन हाउस डायलिसिस खिदमत का ESI हॉस्पिटल में इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इन नई खिदमत से मरीजों को काफ़ी सहूलत होगी। It's a wearable device, sir, and the patient's physiological parameters can be monitored from a remote area. These are the safe incubators for neonates. అదేవిధంగా ESI డీన్ ప్రొఫెసర్ శ్రీనివాస్ గారు, నేను పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने रियासत में अनकरीब मुनक्किद होने वाले खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने का फैसला किया। रियासत का दौरा करने वाले तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मनीकम टेगोर ने आज गांधी भवन में पार्टी के अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए 2 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अलावा अनकरीब मुनक्किद होने वाले नागार्जुना सागर असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की तैयारियों पर भी तबादला ख्याल किया। इस इजलास में PCC सदर उत्तम कुमार रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी, पोन्नम प्रभाकर, कुसुम कुमार और कुल हिंद कांग्रेस के इंचार्ज सेक्रेटरीज बोसराजू श्रीनिवास कृष्णन भी मौजूद थे। इस इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि खम्मम और वरंगल कॉरपोरेशन के लिए पार्टी की जानिब से अलहदा इंतखाबी मंशूर जारी किया जाए। इसके अलावा हर इंतखाबात के लिए पार्टी की अलहदा इलेक्शन कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया गया। इंतखाबात में दीगर जमातों के साथ मुफाहमत की जिम्मेदारी पार्टी के सीनियर कायद व रुकन काउंसिल
टी जीवन रेड्डी को सौंपी गई। इसी दौरान तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मनिकम टैगोर एमपी ने आज तीसरे दिन भी गांधी भवन में पीसीसी के नए सदर के इंतखाब के सिलसिले में पार्टी कायदीन से मुशावरत की। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने कहा कि केसीआर खुफिया एजेंडे के साथ दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की धमकियों से खौफजदा वज़ीर आला बीजेपी की धमकियों से खौफजदा हो चुके हैं और इन्होंने सवाल किया कि सैलाब की इमदाद के मुतालबे के लिए रिपोर्ट कहाँ है, ओहदेदार नहीं है। दिल्ली हुकूमत के खिलाफ महाज शुरू करने का ऐलान करने वाले केसीआर बीजेपी कायदीन से क्यों मुलाकातें कर रहे हैं। चंद्रशेखर राव साहब दिल्ली गए हैं। हम खुशी हुए जो फ्लड अफेक्टेड में उन लोगों के लिए, जो किसान का तकलीफ में और जो दिल्ली में किसान का धरना कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करते बोल के हमने सोचा, क्योंकि भारत बंद में केसीआर साहब का पार्टी भी तेलंगाना में शामिल हुआ। तो दिल्ली में इतने दिन से जो हड़ताल कर रहे किसान का दीक्षा में केसीआर जाना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ बहुत बड़े बड़े बात किए और जाके वहाँ अमित शाह के ऊपर आपका सर झुका के आप तेलंगाना का पूरा आवाम की बेइज्जती कर दिए। हम ये पूछते हैं आपका हिडन एजेंडा क्या है एक्चुअली। अगर किसी मसले पे अगर गए तो मसले के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या आपका मंत्री, आपका एमपी आपके साथ रहना चाहिए, मगर वो सब कोई भी नहीं है। सिर्फ आप घंटों भर मंत्रियों से, अमित शाह से हिडन एजेंडा में बात करें। इसका मतलब क्या है, ये तेलंगाना जनता को बताना की जरूरी है। आप कोई प्राइवेट ट्रिप नहीं है, प्राइवेट आदमी नहीं है, आप मुख्यमंत्री है तेलंगाना का। और हम ये बीजेपी बंडी संजय से और बाकी लोगों से पूछते हैं, हम लोग जो इलेक्शन के वक्त पे आपने केसीआर के ऊपर इतना बड़ा बड़ा इल्जाम लगाया है, आज आपका दिल्ली का मंत्री क्यों रेड कारपेट करके इनको बुला रहे, इनको अपॉइंटमेंट दे रहे? ये जवाब आप लोग देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे आए जब आप दोनों लड़े जैसा दिखते पब्लिक को, और आप बाद में सब दोनों मिलके आप करप्शन एलिगेशन में आप चुप बैठेंगे, कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, बाद से आप कुछ भी अमल नहीं करेंगे। और जो बीजेपी के और टीआरएस के लोग भी इलेक्शन में बहुत बार बोलेंगे और जाके सर झुका के फिर उसके साथ मिलके रहेंगे। ये बात तेलंगाना जनता जानना चाहिए। कांग्रेस का यही मांग है। सही भी आप किसान के पक्ष में तो फार्म बिल के खिलाफ असेंबली में रिजोल्यूशन करो, 1 लाख कर्जा माफ का आपने इलेक्शन अनाउंसमेंट किया उसको अमल करो, साथ में जो सन्ना वड्डू है उसके लिए 2500 रुपये देने के लिए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मधु याक्षी गौड़ ने सवाल किया कि केसीआर दिल्ली के गुलाम कैसे बन गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के गुलाम चाहिए या गली के गुलाबी चाहिए। अब केसीआर क्या है, इसका खुलासा केटीआर को करना चाहिए। क्या अमित शाह ने बताया आपको रोहिंग्या से इलीगल क्रिमिनल या फिर पाकिस्तानी काम पर? ये ऐसा है, तेलुगु में कहावत है, दंगल व डार नलको कुकर मदीना, शोर गिरने के 6 महीने के बाद कुत्ते भौंकेंगे। बाढ़ में, ये बारिश में हैदराबाद शहर, पुराना शहर अभी भी आज तक भी कुछ कॉलोनीज पानी में डूबा हुआ है। ये लोगों से पैसे लिया चंद्रशेखर, किसी को अभी तक पैसे नहीं दिया, और अब जाके पूछ रहा है कि जो फ्लड्स में लोगों का जो तकलीफ हुआ, घर डूब गए, गाड़ी बाड़ी डूब गए, उनके लिए पैसे दे बोल के जा रहे हैं। तो जब अमित शाह हैदराबाद है तो क्या जेक मार रहे थे, क्या उखाड़ रहे थे, क्यों नहीं पूछे? तो जब अमित शाह इधर आए थे 500 करोड़ दिया, किसको दिए पैसे? पहले मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। क्या बातचीत हो रही तुम्हारी? ये तुम्हारा जायदाद नहीं है? तेलंगाना जनता ने तो सुना है, आपको जवाब देना चाहिए। मधु याक्षी साहब, केसीआर को अकेले मिले जाते हैं और जब केसीआर के अमित शाह और जो है मुद्दा वगैरह जब हैदराबाद आते तो उन्होंने केसीआर पर कई रिलेशन लगाए, उसके बावजूद प्रगति से जाके मुलाकात करना क्या मांग है? चोर गांव बांटे जैसा है कि अमित शाह बीजेपी और टीआरएस दोनों चोर है। नहीं तो ये झूठा इल्ज़ाम लगा कि ये सिर्फ इनका मकसद यही है कि कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टी को खत्म करना है। अगर इनको ख़त्म करने के लिए दोनों मिलकर ये काम करना है।
हैदराबाद में इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। लोग पूछ रहे थे कि 10 साल में केंद्र सरकार ने क्या दिया और मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने क्या किया। कांग्रेस के समय पर जिस तरह की तरक्की हो हैदराबाद का वो दिख रहा है आंखों के सामने। जब लोग पूछना शुरू करें गीला हो गया बैंक और दोनों मिलकर झूठा साजिश कर पर्दे के पीछे प्यार करते हुए पर्दे के सामने आप जैसा कहा झूठा इल्ज़ाम एक के ऊपर लगाते हुए इलेक्शन वोटों बांट लिए और कांग्रेस को हराया। रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने कहा कि सैलाब और शदीद बारिश से पैदावार में कमी से किसान काफ़ी परेशान हैं और उन्हें फ़ी एकड़ 10,000 मुआवजा दिया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने अब तक नुकसानात का अंदाज़ा तक नहीं लगाया और दिल्ली जाकर अमित शाह से इमदाद तलब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसान केसीआर की गैर मनसूबाबंदी की वजह से परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और टीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जद्दोजहद करने वाले केसीआर बीजेपी कायदीन को झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर किसानों को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं लेकिन अब तक किसानों के कर्ज माफ़ नहीं किए गए हैं। बीजेपी के सीनियर कायद व साबिक चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ रमन सिंह ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में आंध्र प्रदेश में बीजेपी का इख्तिदार यकीनी है। उन्होंने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में बीजेपी के रियासती आमला के इजलास में पार्टी कायदीन से ऑनलाइन खिताब किया। रमन सिंह ने कहा कि रियासत की जगन मोहन रेड्डी हुकूमत मरकज़ की स्कीमात के नाम तब्दील करते हुए उसे रियासत की स्कीमात के तौर पर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की हुक्मरानी में रियासत की माली हालत पस्ती की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट की तामीर और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने, विशाखापट्टनम को स्पेशल रेलवे जोन बनाने जैसे मामलात पर रियासत की वाईएसआर कांग्रेस हुकूमत बीजेपी के खिलाफ गलत प्रोपेगेंडा कर रही है। उन्होंने पार्टी कायदीन पर जोर दिया कि वो वाईएसआर कांग्रेस और दीगर किसी भी जमात की जानिब से बीजेपी पर की जाने वाली तनकीदों का जवाब दें और आवाम के सामने हक़ाइक़ पेश करते हुए उन्हें पार्टी से ख़रीब करें। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में मरकज़ी वज़ीर व आंध्र प्रदेश बीजेपी उमूर के इंचार्ज वी मुरलीधरन ने भी खिताब किया। क़ब्ल तिरुपति में बीजेपी की जानिब से शोभा यात्रा निकाली गई। तिरुपति लोकसभा का अनकरीब ज़मीनी इंतखाब मुनक़िद होने वाला है। यहाँ से नुमाइंदगी करने वाले वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट का चंद दिन क़ब्ल कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल हो गया था। तिरुपति लोकसभा में कामयाबी हासिल करने के लिए बीजेपी अब से ही अपनी कोशिशें तेज़ कर दी हैं। रियासती आमला के इजलास में बीजेपी के रियासती सदर सोमवी राजू, बीजेपी के ज़िले सदर एस दयाकर रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रमेश जी, पीवीएन माधव, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी फ्लोर लीडर। सॉरी, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची। मैं फिर से उन बातों को दोहराना चाहूंगा जो हमारे रिस्पेक्टेड लीडर यहाँ मौजूद हैं। जीबीएल नरसिंहा राव साहब, श्री सुरेश प्रभु जी, स्टेट प्रेसिडेंट श्री सोमू विराजो जी, वी मुरलीधरन जिनका आज जन्मदिन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर आंध्र प्रदेश, श्री सुनील देवधर, नेशनल सेक्रेटरी स्टेट को इंचार्ज, श्री बी सतीश, नेशनल सेक्रेटरी, श्री कन्ना लक्ष्मी नारायण, फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट, श्री चंद्र रेड्डी, फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट, श्री टीबी वेंकटेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री सीएम रमेश, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, श्री पीवीएन माधव, श्री वेंकटी नारायण रेड्डी, डी पुरेंद्र जी जो स्टेट छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं, राष्ट्रीय महामंत्री, माननीय सतीश जी हमारे मार्गदर्शक, और यहाँ उपस्थित स्टेट के सभी प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज मुझे खुशी है कि आपके बीच प्रदेश कार्य समिति में मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के आईडीए बोलारम की विद्या ऑर्गेनिक्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 8 वर्कर्स झुलस गए।
आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आया। मकामी अफराद ने कहा कि धमाके के साथ ही आग लग गई, जिसके नतीजे में वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। इस वाक़े के वक्त इंडस्ट्री में कई वर्कर्स काम कर रहे थे जो आग की लपेट में आ गए। झुलसे हुए अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। झुलस जाने वालों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। झुलस जाने वालों की शनाख्त वेंकटेश्वर, ऋषिकेश कुमार, ऐरेश, रेशमा, श्री कृष्णा, विद्या भानु, राजा राव, रजनी और आनंद के तौर पर की गई है। इंडस्ट्री के यूनिट 1 में तकरीबन 40 वर्कर्स काम कर रहे थे। इत्तला मिलते ही 4 फायर ब्रिगेड्स वहां पहुंचे, जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया और फंसे हुए अफराद को निकाला। इस वाक़े के साथ ही इलाके में धुएं की कसीफ बादल नजर आए। मकामी अफराद ने कहा कि रिएक्टर फटने के साथ ये धमाका हुआ और इसके फौरी बाद आग लग गई। कसीफ धुएं के बादल की वजह से आग पर काबू पाने और राहत कामों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। బిందా అరవింద్ అండి బొల్లారంలో పేలిపోయింది మొత్తం కంపెనీ. బిందా అరవింద్ అండి బొల్లారంలో పేలిపోయింది మొత్తం కంపెనీ అంతా కాలిపోయింది. ఎవరికి ఏమైంది తెలీదు, మొత్తం పేలిపోతుంది చూడండి. गाड़ी ले बाबू गाड़ी ले. पटनचेरू के रुकन असेंबली महिपाल रेड्डी ने आइडिया बोलारा में वाक़ विद्या ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिएक्टर्स के धमाके के वाक़े के बाद मकामी हादसे पर पहुंचकर फार्मा कंपनी के इंतजामिया से बातचीत की और तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। बाद अज़ा उन्होंने मुतासरीन और कंपनी में काम करने वाले मुलाजिमीन से बातचीत करते हुए वाक़े की मज़ीद तफसीलात हासिल की। इस मौके पर मुतासरीन ने बताया कि कंपनी की इंतजामिया की तसाहुली की वजह से ये वाक़या पेश आया, जिस पर रुकन असेंबली महिपाल रेड्डी ने मुतासरीन को तयक़ुन दिया कि वो इंतजामिया से बातचीत करते हुए उन्हें मुनासिब मुआवजा दिलाएंगे। पीर को मुकम्मिल सूरज ग्रहण होगा, जो 2020 का आखिरी ग्रहण होगा। ताहम ये सूरज ग्रहण हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा। BM बिरला साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर BG सिद्धार्थ ने हफ्ते को एक प्रेस रिलीज में ये बात बताई। ये सूरज ग्रहण चिली और अर्जेंटीना में उसी दोपहर को नज़र आएगा। उन्होंने कहा कि जनूबी अमेरिका, जनूब मगरिब अफ्रीका और अंटार्कटिका में ये सूरज ग्रहण जज़वी होगा, जबकि जनूबी अमेरिका में मुकम्मिल सूरज ग्रहण होगा। ताहम इसका इन्हिसार मौसम पर होगा। बोलीविया, ब्राज़ील, इक्वेडर, पेरू और उरुग्वे में ये जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी मियारे वक्त के मुताबिक ये ग्रहण 14 दिसंबर को 7:03 को होगा और इसका अख्तिताम 15 दिसंबर को रात 12:23 पर होगा। महबूबाबाद ज़िले के एक मौजू में दलितों में 3 एकड़ अराजी की तकसीम के अमल के दौरान काफ़ी कशीदगी देखी गई, जहां दलितों के 2 ग्रुप्स मुतसादिम हो गए। इस वाक़े में चंद अफराद ज़ख्मी भी हुए, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ मौसूला इतलात के मुताबिक ज़िले के बुमकल मौजू में यह वाक़या पेश आया। बताया गया कि साबिक़ में इस मौजू के 20 दलितों में हुकूमत की जानिब से 3 एकड़ अराजी तकसीम की गई थी। उस वक्त मौजू के सरपंच ने बेनिफिशरीज़ को मशवरा दिया था कि वो उस अराजी को आपस में तकसीम कर लें, लेकिन अराजी की तकसीम के मसले पर उनमें इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका और वो एक दूसरे से मुतसादिम हो गए। तेलंगाना हुकूमत की डायल 181 खिदमात को गुज़िश्ता माह हर दिन 29 इमरजेंसी कॉल उसूल हुए। डायल 181 इमरजेंसी के मुख्तलिफ ज़मरों में वन स्टॉप साक्षी सेंटर के लिए ये अब तक के सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं। वन स्टॉप साक्षी सेंटर्स का मकसद तशद्दुद की शिकार ख़वातीन की मदद करना है। जिस्मानी, जज्बाती, नफ्सियाती और माशी तौर पर मुश्किलात का सामना करने वाली ख़वातीन की मदद की जाती है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा डाटा में कहा गया है कि डायल 181 खिदमात के लिए इमरजेंसी कॉल्स जो उसूल हुए हैं उनकी तादाद 1195 है, जिसमें 855 कॉल्स वन स्टॉप साक्षी सेंटर के लिए हैं। उनमें घरेलू तशद्दुद, जिनसी हरासानी वगैरह के मामला शामिल हैं। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।